हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रूस की राजधानी मॉस्को में इस वक्त विक्ट्री डे परेड का आयोजन चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत के 75 साल पूरे होने पर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर हो रही इस परेड में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। परेड में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही भी शामिल हैं, लेकिन भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की कोई मुलाकात नहीं होगी। इस परेड में भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल हो रही है। भारत ने तीनों सेनाओं के 75 सैनिकों का कंटिंजेंट भेजा है, जिसकी अगुवाई कर्नल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। तो ये रूस की राजधानी मॉस्को से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। खास ये हो जाता है कि भारत का मित्र देश है और भारत के जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो सैन्य सौदे हैं वो रूस के साथ होते हैं। एकदम देखिए, रूस और हमारी मित्रता जो है बहुत पुरानी है और जब भी स्थिति में गिरावट हुई और आपातकाल स्थिति हिंदुस्तान के लिए आई है, जैसे 1971 की बात मैं कहता हूं, तो जब अमेरिका का दबाव हम पर आने लगा तो रूस ही हमारा मित्र के रूप में रूस ही खड़ा हुआ और हमको सपोर्ट किया। तो रूस का इतिहास रहा है कि हमेशा क्राइसिस सिचुएशन में स्थिति में रूस ने हमारा मदद किया है। अब हम आते हैं ये जो विक्ट्री डे परेड पे आते हैं। ये जो 75वां जो विक्ट्री डे परेड है उसके कुछ ऐतिहासिक बिंदु मैं बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ है कि हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को शूट किया अपने आप को और हत्या अपनी कर दी। मई 1945 में द्वितीय महायुद्ध का अंत हुआ और उसी दिन को लोग विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन अलाइड फोर्सेस की विजय हुई और एक्सिस फोर्सेस की हार हुई। एक्सिस फोर्सेस में थे जर्मनी, इटली और जापान। 7 मई को जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर किया और कई यूरोपियन देश जो हैं वो 8 मई को विक्ट्री डे मनाते हैं और उसको कहते हैं विक्ट्री इन यूरोप डे, इस तरह से संबोधित करते हैं। जर्मनी ने सरेंडर किया था 7 मई को फ्रांस में, एक जगह है रेम, और ये जो सरेंडर है वो ऑपरेटिव हुआ, कार्यान्वित हुआ मिडनाइट के 1 मिनट के बाद 9 मई को। सोवियत यूनियन, जो ये अभी परेड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं मैं, ये जो सोवियत यूनियन चाहता था कि वो 8 मई को सेलिब्रेट न करे और 9 मई को सेलिब्रेट करे। उसका वो चाहता था कि जो सरेंडर है वो जो अलाइड फोर्सेस के जो कैपिटल्स हैं उसमें या अलाइड फोर्सेस के देश में ना हो, वो सरेंडर एक सेपरेट सरेंडर हो और बर्लिन में हो, ये उसने इंसिस्ट किया था। जब विंस्टन चर्चिल ने ये बात रिक्वेस्ट किया रूस से कि हम लोग 8 मई को मना रहे हैं और आपको भी 8 मई को मनाना उचित रहेगा, तो स्टालिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी भी ईस्ट प्रशा में हमारी लड़ाई चल रही है और हम 9 मई को ही मनाएंगे। तो एक सेपरेट सरेंडर साइन हुआ बर्लिन में, वो नाइट ऑफ 8 और 9 मई, 1 मिनट पास्ट मिडनाइट। तो तब जब पूरा वेस्टर्न कंट्रीज 8 मई को मनाता है, रूस 9 मई को मनाता है। दूसरी बात जो है कि ये जून में क्यों मनाया जा रहा है, इसके 2 बिंदु हैं। पहला चीज है कि कोविड-19 के कारण ये जो विक्ट्री डे परेड है वो जून में मनाया जा रहा है। एक और इसका बिंदु ये है कि विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस तो 9 मई को रूस करता है और वेस्टर्न कंट्रीज 8 मई को करते हैं, लेकिन स्टालिन ने कहा था कि हम इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को एक एडिशनल मेजर के द्वारा विक्ट्री डे परेड करना चाहते हैं और हम रेड स्क्वायर में जो
मॉस्को में है, उसमें ये करेंगे। और वहीं आप देख रही हैं कि ये विक्ट्री डे मिलिट्री परेड हो रहा है। इसमें करीब ये परेड 90 मिनट का होता है और इसमें 64,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें 19 देश के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हिंदुस्तान और चीन के भी कंटिजेंट हैं। और रसा में मॉस्को छोड़ के यदि 50,000 ऐसे जो सिटीज हैं जहां मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री प्रेजेंट है, वहां 50,000 मिलिट्री पर्सनल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व को संदेश देने के लिए कि जो आतंक करता है, जो पूरे विश्व को तबाह करने की कोशिश करता है, धर्म का विजय होता है अधर्म पे। और इसी के लिए इस विक्ट्री को इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि उन्होंने एक्सिस फोर्सेस को हराया। आपको पता है कि हिटलर की जो जर्मनी थी, नाजी जर्मनी, उसने बहुत अत्याचार किया था। लेकिन एक और मैं बिंदु बताना चाहता हूँ, रशिया का बहुत प्रमुख रोल। देखिए, हिटलर ने बहुत भारी गलती की कि उसने पहले रूस के साथ हिटलर का समझौता हो चुका था। उस समझौता का अनादर करके हिटलर ने एक और फ्रंट खोल दिया रूस में। और जब उसके ट्रुप्स मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू हुए तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि स्टालिन डर गया था कि किसी वक्त जर्मन ट्रुप्स मॉस्को को घेर सकते हैं और मॉस्को को घुस सकते हैं। तो पहली बार उसने भगवान को याद किया और प्रेयर्स करना शुरू किया और भगवान ने उनकी सुन ली। मॉस्को विंटर में जर्मन ट्रुप्स टोटली फ्रोजन हो गए। जो सप्लाई चेन था, सप्लाई लाइन था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जर्मन ट्रुप्स भूखे भूखे मर गए। हिटलर ने वही गलती की जो नेपोलियन ने किया था। मेरा ख्याल है जो आदमी इतिहास से नहीं सीखता है, इतिहास बार बार दोहराता है और इतिहास फिर याद दिलाता है कि तुम मुझे मत भूलो। यदि हिटलर नेपोलियन आपने बहुत अच्छी तरह समझाया हमारे दर्शकों को इस विक्ट्री डे परेड का इतिहास और ये क्यों मनाई जाती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि इस समय सीमा विवाद चीन के साथ चल रहा है और रूस के संबंध चीन से भी अच्छे हैं और भारत से, हालांकि भारत से ज्यादा अच्छे संबंध है। ऐसे में अब भारत की क्या रणनीति इन संबंधों को लेकर आगे रहनी चाहिए कि ये दोस्ती और प्रगाढ़ हो? देखिए शोभना जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सच है कि चीन और रूस के बीच में एक जो दृष्टिकोण है वो है कम्युनिज्म का दृष्टिकोण। तो कम्युनिज्म उन दोनों को बांधता है और दोस्ती के कड़ी में बांधता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि विश्व के स्तर पे लोग अपना हित देखते हैं पहले और दूसरे राष्ट्र का हित देखते हैं बाद में। रूस का हित क्या है ये समझने की जरूरत है। रूस हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट का भूतकाल में बहुत बड़ा सप्लायर रहा है और अभी भी एक महत्वपूर्ण सप्लायर है। हमने बहुत कुछ इक्विपमेंट भूतकाल में उससे खरीदे हैं और ये सच है कि अभी हम S-400 भी खरीदने जा रहे हैं और S-400 भी बहुत दबाव आया था अमेरिका का हमारे ऊपर कि हम रूस से ये न लें। लेकिन यहाँ का नेतृत्व इतना मजबूत है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या और किससे क्या खरीदना है ये हम फैसला करेंगे। इसमें और किसी देश का कोई हक नहीं बनता है इंटरफेयर करने के लिए। तो रूस को पता है कि यदि उसने मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो क्या अपने राष्ट्र का अहित करके वो चीन का हित करने का सोचेगा? ये बिंदु पे चिंतन करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि रूस ऐसा गलती करेगा क्योंकि रूस बहुत ही बुद्धिमान देश है। वो समझता है कि उसका हित कहाँ है और 130 करोड़ वाली आबादी वाला देश विश्व का एक बहुत शक्तिशाली देश है आर्थिक दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से। और एक और चीज मैं कहता हूँ कि रूस यदि वह विश्व के स्तर पे अपना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है तो उसको हिंदुस्तान की मदद की जरूरत पड़ेगी, उसके मैत्री की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोनों हाथ से ताली बजता है। रूस को भी हिंदुस्तान की जरूरत है और हिंदुस्तान को भी रूस की जरूरत है। तो दोनों हाथ से ताली बजेगा तब खुशी का वातावरण बनता है।
रूस इस बात को जानता है कि वो और चीन के चंगुल में वो फंसने वाला नहीं है, क्योंकि रूस का नेतृत्व मिस्टर पुतिन बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा होता है और चीन के दबाव में आके कहीं न कहीं वो ऐसा कदम उठाते हैं कि हिंदुस्तान का अहित होता है, तो मेरा ख्याल है ये इसका दूरगामी नतीजा होगा और पर फोर्स हिंदुस्तान को दूसरे कैंप में जाना पड़ेगा। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? बिल्कुल। आदमी इक्विपमेंट तो खरीदना ही है, हार्डवेयर तो लेना ही है। सिन्हा साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बार वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, उसका हम जो ऑडियो है वो अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। Боевое дежурство истребительной и дальней авиации, сил противовоздушной обороны, обеспечение мероприятий в космическом пространстве, переброска техники и личного состава. Вот неполный перечень практических действий российских воздушно-космических сил.